इस आरबीट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो वन लाइनर क्वेश्चन में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास में हमने कल पढ़ा था सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इसी तरह क्या करेंगे, विषय सूची है हम लोग भारतीय इतिहास को कवर करेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसी तरह से भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान सभी को कवर करेंगे। बस वीडियो आप लोग डेली देखते रहिए। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन में जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं वही हम लोग पढ़ रहे हैं, अलग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो कल जो टॉपिक था सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, तो कल हमने कल के वीडियो में कवर कर लिया है। तो आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। आप लोग का समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ा दिखे आप लोग को, ठीक है। वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जो ऑफिशियल है, जो पेपर में अगर आएगा, तो सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और जो वैदिक सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है। और इसके बीच के काल जो 1750 ईसा पूर्व है और 1500 ईसा पूर्व के बीच में जो कॉल आता है 250 ईयर, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण काल। तो याद रखना, वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, संक्रमण काल किसे कहते हैं? तो 200, ये जो 2500 से 1750 था, 1750 से 1500 ईसा पूर्व के बीच के काल को क्या कहते हैं? संक्रमण काल। तो उसे भी याद कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये किसका काल है? ये जो भी बताए हैं वैदिक काल है, ठीक है। वैदिक काल कब से कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। तो एक वैदिक काल में दो आता है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल किससे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। टोटल कितने हो गए? 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल हो गया। उसी में पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य शब्द का आर्थिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का आर्थिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य उन्हें ही बोलते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं या कुलीन। तो कुलीन तंत्र के लोग को क्या बोलते हैं? आर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है दोस्तों कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऐसे कई फसल होंगे जिनका ज्ञान वैदिक काल में नहीं था, लेकिन तंबाकू जो है एक महत्वपूर्ण फसल है जिसे उन्हें ज्ञात नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी थे, उन धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। किस नाम से? श्रमण। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्व सूत्र। क्या है? शुल्व सूत्र। क्या है? शुल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्व सूत्र। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं दोस्तों? 4, ठीक है। अगर पूछे कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, मुंडकोप उपनिषद से। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसे याद रखना। जो सीधे याद रखो, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडकोप उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? पशुपालन। क्या था दोस्तों? पशुपालन। पशुपालन क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख व्यवसाय थे, ठीक है। वैसे वैदिक काल के महत्वपूर्ण खोज जो है वो क्या है? पशुपालन ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो संगीत के बारे में अगर वेद आगे आ जाए ऑप्शन में, जैसे संगीत पूछ दे, संगीत से कोई रिलेटेड गाना बजाना से, और आगे ऑप्शन में वेद दे दे 4 ऑप्शन, तो कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। किसे? सामवेद को। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। ठीक है, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। जो नए बच्चे होंगे, मतलब जो नए भाई बहन लोग होंगे, उनको अगर नहीं इतिहास पढ़े होंगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन रट लीजिए, बस क्वेश्चन इसी यहीं से आता है, और कुछ क्वेश्चन जो नहीं यहाँ से फंसेंगे उसको तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन जो वन लाइनर के फॉर्मेट में हमने पढ़ा रहा हूँ, वो जो आपका वनडे एग्जाम है उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो नहीं जानते हैं प्रमुख दर्शन क्या है, तो ये सबको तो वीडियो देखने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग रट भी लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो सांख्य क्या है? प्रमुख दर्शन है। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल। सांख्य के प्रवर्तक कौन है? कपिल। न्याय के गौतम, और चार्वाक के चार्वाक, योग के पतंजलि। तो योग कौन सिखाता है भैया? योग कौन सिखाता है इस समय के युग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन व्यक्ति है? तो कौन है? बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट आता है किस नाम से आता है? पतंजलि। तो पतंजलि इसका हो जाएगा। पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण। उत्तर मीमांसा वादरायण। ठीक है, आगे क्या है? वैशेषिक कौन है? कणाद। वैशेषिक कणाद। तो योग एकदम याद रख लो, योग कौन सिखाता है भैया? योग कौन सिखाता है इस समय? बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट है पतंजलि के नाम से चलता है, तो योग पतंजलि। योग पतंजलि पूछा जाता है, कभी मत सोचना कि नहीं पूछा जाता है। जो कठिन लगे उसी को याद करो। मैं हमेशा कहता हूँ जो कठिन लगे दोस्तों उसी को याद करो, क्योंकि जो सरल लगेगा वो आपको आता है, और जो कठिन लगे वो नहीं आता है। अगला क्या है? पूर्व मीमांसा क्या है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण। और वैशेषिक क्या है? कणाद। क्या है? और ये चारवाक याद करने की जरूरत नहीं है, चारवाक का चारवाक होगा। ठीक है, पूर्व मीमांसा भी क्वेश्चन में पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लो। और उत्तर मीमांसा भी पूछा गया है। उत्तर में क्या होता है? उत्तर में याद कर लो, उत्तर में बदरी होती है, तो उत्तर में बदनी। पूर्व में क्या है? जामुन है। पूर्व में मैं गया अपने दोस्त के साथ, वहाँ जामुन खूब खाया। उत्तर में गया, वहाँ बादल देखा। याद कर लो भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, क्या प्रथम विधि निर्माता कौन है? भैया प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि मतलब इस देश को निर्माता कौन है? मनु। कौन है भाई? मनु। जो माना गया है कि प्रथम विधि निर्माता, तो मनु को माना गया है। ठीक है, वैदिक काल में विधि निर्माता मतलब इस पृथ्वी का निर्माण करने वाला, इस संसार का निर्माण करने वाला प्रथम कौन है? भैया मनु है। कौन है? मनु है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन कौन है? ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है आपका कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो ये तो याद होना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता। तो श्रीमद् भागवत गीता किसके बारे में बताता है भैया? कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताता है। तो कृष्ण भक्ति श्रीमद् भागवत गीता याद हो जाएगा, कुछ याद हो जाएगा, कुछ 2 बार वीडियो देख लो, कुछ 3 बार वीडियो देख लो, याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर नहीं याद होता है तो मैं इससे टेलीग्राम चैनल पर अपने यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है मेरा ऑर्बिट पाथ के नाम से, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, जाकर देख लेना। वहाँ से अपना क्या करना है, PDF डाउनलोड कर लेना है। एक बार मेरे से पढ़ लो, एक बार रट लो, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है वो क्या है? गोधन। क्या है? गोधन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है दोस्तों, 10वें मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहता है? तो होत्री। जो वेद की ऋचाएं हैं, जो वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है, उनमें लिखी गई हैं ऋचाएं लिखी गई हैं, तो उनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद का संबंध ईश्वर महिमा से है। ठीक है, ऋग्वेद का संबंध ईश्वर महिमा से है। आगे बोल रहा है कि ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है अपना, उसमें कितने मंडल हैं? देख रहे हो दोस्तों, पूरा दे दिया है वन लाइनर के फॉर्मेट में। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरा हम लोग पढ़ेंगे
थ्योरी फिर लगाएंगे तो एकदम मस्त चीज़ है, एकदम कंटाप जिसे बोलते हैं, कंटाप चीज़ हम आपको दे रहे हैं भैया, एकदम कंटाप चीज़ है। इसे एकदम पढ़ लो एकदम। अगर थ्योरी पढ़ रहे हो दोस्तों तो एकदम याद ही याद होना है। अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ रहे हो तब पर भी चल जाएगा, लेकिन अगर थ्योरी पढ़ लो तो माई बाऊ एकदम लन टाप करोगे, पेपर पास करोगे भैया। आगे क्या है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो कितनी सूक्तियाँ हैं? सूक्त 1028। आगे बोल रहा है ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,580। आगे क्या है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250, ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200। अब इससे क्वेश्चन कहीं बाहर जाएगा? ये तो पूछा ही नहीं जाता है। जो पढ़ा रहे हैं वो अक्सर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, आगे आ सकता है, पीछे नहीं आया तो ये तो याद कर लो। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। ऋचाएं कितने हैं? 10,580। इंद्र के लिए ऋचाएं कितनी हैं? 250। अग्नि के लिए ऋचाएं कितनी हैं? 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्या क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पूछता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। अब देखो पूछा भी है, ये झूठ नहीं बोलते हैं भाई, क्या पूछा भी है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है, उत्तराखंड यूडीए एलडीए में पूछा है, यूपीएससी में पूछ चुका है। क्या सबसे पुराना वेद? ये तो भैया यूपीएससी लेवल का बात कर रहा है। अभी वनडे एग्जाम को दे देगा तो इसका कॉपी भर जाएगा। इतनी बार पूछा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। याद रखना भैया ये ऋग्वेद। आगे क्या कर रहा है कि त्रयी, वेद त्रयी, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये लिखना भूल रहा है। त्रयी नाम से क्या है, मतलब वेद त्रयी कौन कौन है? 3 वेद हैं, ठीक है। कौन कौन 3 वेद है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। बाद में अथर्ववेद आया, इसलिए उसे वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। तो 3 वेद त्रयी मतलब 3, तो 3 वेदों का जो समूह है उसे वेद त्रयी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेद त्रयी कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसके बाद वेद जो अथर्ववेद है वेद त्रयी में नहीं आता है, अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। आगे बोल रहा है अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू होता है। क्या होता है? पवित्र जादू होता है दोस्तों। अथर्व का वेद पवित्र जादू होता है। आगे पूछ रहा है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो जैमिनी। याद रखें, अभी पढ़ाए हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, ठीक है। पतंजलि योग पतंजलि, ठीक है। आगे याद करेंगे। तो योग पतंजलि, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी। आगे बोल रहा है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो कौन पुराण है सबसे प्राचीन पुराण? मत्स्य पुराण। पुराण कितने हैं? 7 पुराण हैं, ठीक है। टोटल पुराण की संख्या 7, और सबसे प्राचीन पुराण कितने हैं? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। आगे बोल रहा है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन है? शतपथ ब्राह्मण। कौन है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण जो है प्राचीन धर्म ग्रंथों में आता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त, जो वर्ण व्यवस्था है संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जो पुरुष सूक्त है वर्ण व्यवस्था से संबंधित, वो मूलतः किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। तो गोपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? अथर्ववेद में, ठीक है। आगे कह रहा है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? दर्शन। क्या है? दर्शन। आगे बोल रहा है नचिकेता आख्यान। जो नचिकेता आख्यान है उसका उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में, ठीक है। आगे बोल रहा है पुराणों की संख्या, सॉरी दोस्तों हमको लग रहा है गलत पढ़ा दिए। इसमें क्या है कि पुराणों की संख्या क्या है? पुराणों की संख्या 18 है। हमने बोला था कि 7 ना, शायद 7 बोला था, जो गलत हो गया था, मुंह से निकल गई भाई, मुंह से निकल गई। तो आगे याद रखो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। टोटल पुराण कितने हैं? 18, ठीक है। आगे क्या है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना में था? जो वैदिक धर्म है का मुख्य लक्षण किसकी उपासना में था? तो प्रकृति। किसकी उपासना में था? प्रकृति। जो वैदिक धर्म के लोग थे उन किसकी उपासना करते थे? प्रकृति का करते थे। भाई प्रकृति ने हमें सब दिया है तो उसकी उपासना करेंगे। आगे कह रहा है किस देवता के लिए किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है?
जो इंद्र बाबा थे भैया, तो किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। तो ऋग्वेद में किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। आगे क्वेश्चन कहता है कि शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है दोस्तों? ज्यामिति। शूल व सूत्र ज्यामिति, शूल व सूत्र ज्यामिति, ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, असतो क्या बोल रहा है? आगे देखते हैं कि असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से। अरे भैया अगर थ्योरी भी पढ़ोगे ना तो इतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा जितना क्वेश्चन हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे तो जरूर पढ़ो भाई। आर्य भारत में, अगला क्वेश्चन है कि आर्य जो है भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य भारत मतलब आर्य जो थे वो बाहर से आए, विदेशी थे। वो भारत में आए तो सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब में। कहाँ बसे? तो पंजाब में। किधर से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो पाकिस्तान के होते हुए सबसे पहले कहाँ रखा कदम? अपना पंजाब में। तो वहीं पर आए तो सर्वप्रथम बस गए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल, जो ऋग्वेद है उसका कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण मंडलों में 10 मंडल है। 10 मंडल है ना, अभी पढ़े थे कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। तो उसमें 9वां मंडल जो है उस किसको समर्पित है? सोम को। किसको समर्पित है? सोम को। पूछा जाता है। अगला है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दसराज युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो जो दसराज युद्ध है दोस्तों वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुसड़ी। क्या नाम है नदी का? नाम परुसड़ी, ठीक है। आगे बोल रहा है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो जो धर्म शास्त्र थे उसमें भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6, मतलब 6 का 1 भाग क्या था? भू राजस्व दर। आगे क्वेश्चन है कि पढ़ दें भैया, पढ़ देते। आगे क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से। अभी बता दो तो 800 से 600 पूर्व वैदिक काल में है कि उत्तर वैदिक काल में है? बता दो तो। उत्तर वैदिक काल में है। किसमें? उत्तर वैदिक काल में है। और उसी के 800, तो उत्तर वैदिक काल क्या बताए थे? 1000 से 600 ईसा पूर्व, और पूर्व वैदिक काल 2500 से नहीं 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और जो हमारा सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच को क्या कहते हैं? संक्रमण काल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व कौन है? वैदिक काल। वैदिक काल का कौन काल? पूर्व वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व कौन है? उत्तर वैदिक काल। याद रखना, याद रखना, ऐसे ही याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। कौन नदी है? सिंधु नदी, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं उपनिषद। आगे देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आध्यात्म। जो आध्यात्म होता है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में। किस उपनिषद में वर्णित है? नचिकेता और किसका? यम का संवाद। तो कठोपनिषद में। और क्या पूछे थे? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। आगे है वैदिक नदी कुंभा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। तो काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो काबुल को ही क्या बोलते हैं? कुंभा नदी। क्या बोलते हैं? कुंभा। क्या बोलते हैं? कुभा, कुभा, कुभा। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन, ठीक है। आगे करा है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्रचलित प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थल की खुदाई हुआ तो लौह धातु के प्रचलन का क्या हुआ है? प्राचीनतम प्रमाण मिला है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से खुदाई हुआ तो लोहा प्राप्त हुआ, उसका प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई?
तो किस काल में जो अछूत की अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से उदय हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। किसमें? धर्मशास्त्र के काल में। आगे क्वेश्चन बोल रहा है जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, किस पुस्तक में? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, मंडल भी बता दे रहे हैं, तीसरे मंडल में। आगे क्वेश्चन कर रहा है न्याय दर्शन जो है को प्रचारित किया गया था, किसके द्वारा प्रचारित किया गया था न्याय दर्शन को? गौतम के द्वारा। आगे कह रहा है प्राचीन भारत में निष्क से नाम से जाने जाते थे कौन? स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। ठीक है, आगे कह रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। आगे कह रहा है उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। किस पर? दर्शन पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। जो पूर्व वैदिक काल के आर्य थे उनका धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था? प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। चिकित्सा। आप चिकित्सा में कहीं जाते होंगे तो चरक का नाम आता है। ठीक है, बीएचयू में जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि चरक कौन है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। आगे कह रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में किसका पता चलता है? यज्ञ कर्म का, यज्ञ वज्ञ का, और क्या सामवेद में संगीत का। ठीक है, और जो अथर्ववेद में है उसमें जादू टोना का। आगे कह रहा है वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। जो वैदिक युग की सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद था उस समय। आगे कह रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ठीक है, तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? गणतंत्र। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सबसे पहले जो विचारधारा थी वो क्या थी? सांख्य। आगे कर रहा है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेम वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। आखिर में वैदिक युग ही पढ़ रहे हैं और इनकी स्पष्ट व्याख्या भी पढ़ रहे हैं। किसका? सांख्य का, योग का, न्याय का, वैशेषिक का, मीमांसा का एवं देहात का, वेदांत का। ठीक है, इन 6 भिन्न जो दर्शन हैं इनका सबसे स्पष्ट रूप कहाँ व्यक्त हुआ? तो वैदिक युग में। ठीक है, आगे कह रहा है वह दस्तककारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो क्या क्या नहीं लाई गई थी? लुहार गिरी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जो प्राचीनतम व्याकरण है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया गया है? तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को। वैदिक सभ्यता की जो आधारभूत इकाई है क्या है? काल कुटुंब। वैदिक सभ्यता की आधारभूत इकाई क्या है? काल कुटुंब। आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक बार पढ़ लें। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल या कुटुंब। आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी? तो विदर्भ। विदर्भ क्या थी? ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था थी। आगे करा है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो शतपथ है। ठीक है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में नहीं गोत्र व्यवस्था आई, उत्तर वैदिक काल में आई। आगे करा है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे है? समाज व्यवस्था से। आगे करा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो किसने की? विश्वामित्र। ठीक है, क्या क्या पढ़े? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन है? विदर्भ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि जो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। किससे है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, अवेस्ता जो है वह ऋग्वेद के समान है। तो अवेस्ता शब्द कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। दोस्तों एक अजब सी बात है नहीं? अभी हम लोग को कितना पढ़ना है? बस थोड़ा सा और पढ़ना है, 2 मिनट और। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि देख लेते हैं किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वशीकरण जादू टोना ये किसने बताए थे? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद किसका प्रचलन करता है? जादू टोना, वे वश, जादुई माया, वशीकरण आदि का।
और आगे क्या कहता है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द इंगित किसे करता है, निर्जाति समूह को। किसे, निर्जाति समूह को। आगे कह रहा है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया है, तो ऋग्वेद में। विवाह सूक्त किस में पाया गया है, ऋग्वेद में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय को। तो ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था दोस्तों, अघन्या। क्या कहा जाता था, अघन्या। आगे कह रहा है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुंभा। क्या है दोस्तों, कुंभा, कुंभा क्रमु। आगे को रहा है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो बीजी तिलक ने। जो आर्य थे, आर्यों के जो आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, बीजी तिलक ने। बस खत्म। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। क्या अर्थ है भाई, पवित्र जादू। जादू भी है, वो भी पवित्र। आगे कह रहा है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है अंशतः गद्य रूप में लिखी गई है, ठीक है। आगे कह रहा है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो प्रजापति को। किसे प्राप्त है दोस्तों, प्रजापति को। आगे कह रहा है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16। हमारे कितने संस्कारों की वैदिक काल में जो संस्कार कितने हैं, तो 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से। तो अथर्व का वेद पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक कर दो यार। बहुत मेहनत से ये जो पीडीएफ है ना, बहुत मेहनत से लाता हूँ आपके लिए। लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। आगे जो क्लास लूँगा उससे जुड़ना ना भूलना। आगे क्या लूँगा, बौद्ध धर्म व जैन धर्म, ठीक है। आगे पढ़ाऊँगा बौद्ध